प्रोसीजर ऑफ सेल कहता है ऑन द रिसीप्ट ऑफ सैंक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी collector shall issue proclamation intending the sale of specifying। ठीक है, पहले क्या है कि जी वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, मतलब एक आपका लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर सकता, आपका वो कोई एक लैंड ओनर है डिफॉल्ट कर लेता है, पेमेंट नहीं करता, तो हमने पीछे तरीके कार पता है, नोटिस के बाद उसका वो आपका उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, फिर उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा, अटैच। ठीक है, 80 से 90 तक वो बताया गया, पहले हमने ये पढ़ चुके हैं। 80 में वो तरीकेकार बताता है, ए बी सी वो सारा को तरीकेकार है। 81 के तहत उसको नोटिस होते हैं। ठीक है, 81 के तहत उसको नोटिस होता है कि जी आप हमें, ये आपके पास इतनी एरिया है, आप पे करें। 82 के तहत उसको जो है मतलब उसके अरेस्ट वारंट होते हैं, जिनकी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दें। 82 के तहत उसके अगर वो पे नहीं करता विद इन नोटिस किया जाता है कि जी आपके पास है विद इन 20 डेज, कितनी, विद इन 20 डेज आपने पे करना है। अगर नहीं पे करता तो उसके वारंट हो जाते हैं, अरेस्ट वारंट हो जाते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड डिटेन किया जाता है। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेन किया जाता है। वो कलेक्टर जो होता है, नायब तहसीलदार, उसको 24 घंटे के लिए रख सकता है और तहसीलदार उसको 10 दिन के लिए अपने पास रख सकता है। उसके बाद वो कलेक्टर को पेश करते हैं। कलेक्टर जो है उसको फिर 80 मतलब 82 के तहत उसको 82(5) के तहत उसको डिस्ट्रिक्ट जेल के पास भेज देता है, डिस्ट्रिक्ट जेल भेज देता है, मतलब उसको वहाँ पे 1 महीने के लिए रखा जाता है। उसके बाद 83 है, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी जाती है। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है 84 में उसकी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी जाती है किसी दूसरे ओनर को, और दूसरे लैंड ओनर को उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। वो मैनेज करता है और वो लैंड रेवेन्यू और मुनाफा इसको देता रहता है, आपके खजाने में जमा करवाता रहता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लैंड। 85 है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है, मतलब कलेक्टर खुद अटैच कर लेता है। ठीक है, अटैच कर लेते ली जाती है उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद 86 है कि जी उसके रेट्स अनल कर दिए जाते हैं। अनल रेट्स
रेट्स अनल कर दिए जाते हैं। अगर कम रेट्स ले लेते तो ज़्यादा रेट्स लेके ना, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम आपकी कितनी देर के लिए की जा सकती है, मैक्सिमम आपकी 15 साल के लिए की जा सकती है। इसी तरह अटैचमेंट जो है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक की जा सकती है। अगर वो इतनी टाइम तक की जा सकती है, उसके बाद जब ज़मीन वापस मिलेगी तो इससे समझा जाएगा कि उस ज़मीन पे कोई इनकम्बरेंस नहीं है। इसके बाद 85 में उसकी 85 6 में उसका मतलब अनलमेंट है, रेट्स अनलमेंट है, ठीक है। और उसके बाद 86 छोड़ के 88 में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लेनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उन्होंने लैंड रेवेन्यू देनी है। और 89 है कि जी उसका वो जो दी जाएगी तो जो प्रॉपर्टी ये सेल की जाएगी उसके ऊपर जो से कंट्रैक्ट वगैरह होंगे वो ख़त्म होंगे, ये समझा जाएगा कि जी वो फ्री ऑफ इनकम्बरेंस सेल की गई है। हाँ, अगर वो इन गुड फेथ में वो पहले कोई इनकम्बरेंस है कंट्रैक्ट किए गए तो उनको फुलफिल किया जाएगा। और 90 जो है, 90 वो ये तो सेल है मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन विच लैंड रेवेन्यू मिले, मतलब वो आपकी जिस पे मतलब लैंड रेवेन्यू बनता है, मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड कह लो, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई है वो भी सेल की जा सकती है, पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब उसका हाउस है, घर है, हाउस वगैरह या दूसरा कोई है वो भी सेल किया जा सकता है लैंड रेवेन्यू लेने के लिए। मतलब उसको कंगाल कर देंगे, उसकी ईच एंड एवरीथिंग सेल करके उसकी लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। मेंटेनेंस के लिए भी यही तरीकेकार है। अगर मतलब बीवी मेंटेनेंस का दावा करती है, बच्चे मेंटेनेंस का दावा करते हैं, बाप नहीं दे सकता या दादा नहीं दे सकता जो लायबल होते हैं, ठीक है, एज पर सर्कमस्टांसेस, तो उनको लेने के लिए भी यही तरीकेकार है। जहाँ पे मतलब किसी से पैसे लेने हों वहाँ पे यही है। और उसके बाद आपने 85 में भी आपने मतलब वो मेरा ख्याल 544 है, 544 ए है कि वो आपका CRPC कि वहाँ पे भी बताया गया कि जी आप जब हर्ट करते हैं या डेथ काज करते हैं तो इंजर्ड को या उसके
आवाज आ रही है अब? अब आई है सर। वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। चले, बस यही है कि आपका वो ऐड दिया जाता है। ऐड में एक आपका वो मतलब टाइम डेट प्लेस बताई जाती है, और जो प्रॉपर्टी है वो बताई जाती है कि जी कौन सी प्रॉपर्टी सेल करनी है। और उसके बाद वो कहता है कि जी इफ प्रॉपर्टी इज टू सोल्ड फॉर the recovery of areas in due respect the encumbrance grant and contract if served under order commissioner clause B। ठीक है, आपको वो बताता है कि जी आपने उसमें मेंशन करना है कि जी क्या उस पे कोई इनकम्बरेंस है या नहीं है, उस पे कोई इनकम्बरेंस है या नहीं है। वो 89 में भी हमने पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम्बरेंस जो है गुड फेथ में, उनको तो फॉलो किया जाएगा। अगर जो आपकी एड इनकम्बरेंस है बैड फेथ में, मतलब आपका पब्लिकेशन हुई, जैसे ये पब्लिकेशन हुई और उसके बाद आप उस पे जो कोई एग्रीमेंट करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, सेल करते हैं, वो वाइड होगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे 29/3/2021 को चस्पांदगी हुई और ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, 29/3 के बाद आप उस प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपका नल एंड वाइड होगा, वो आपका नल एंड वाइड होगा। ठीक होगा। आगे कहता है इफ प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एरियाज इन रिस्पेक्ट एनी इनकम्बरेंस। ठीक है, द प्रॉपर द कंट्रैक्ट विच इज लायबल द अमाउंट विच रिकवरी इज टू बी ऑर्डर। ठीक है, अब वो कहता है कि जी ये भी आपने बताना है कि जी क्या उस पर कोई कंप्लेंस है या नहीं है। अगर कंप्लेंस है तो वो कितनी है, कौन सी कंप्लेंस पे आप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनकम्बरेंस है कि उनके खिलाफ डिक्री आ गई है। ठीक है, तो या उनके खिलाफ जो नोटिफिकेशन है वो उस पे हम सेल कर रहे हैं, या उसके पीछे कोई आपकी कोई बैंक में से लोन लिया हुआ है, सपोज के लैंड ओनर ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो क्या है, वो इनकम्बरेंस है। ठीक है, अगर वो लोन उस लैंड ओनर ने इस प्रॉपर्टी को सेल होने से पहले का लिया हुआ है तो देन वो भी पे किया जाएगा। ठीक है, अगर बाद में किया है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो नल एंड वाइड होगा। आगे कहता है दो, कहता है इफ दिस सेल ऑफ दिस सेल ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ए अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी आइदर एट द ऑफिस ऑफ कलेक्टर। कहाँ पे होगा, कलेक्टर के ऑफिस पे होगी, या आर सम अदर प्लेस। ठीक है, आर सम अदर प्लेस अपॉइंटेड बाई कलेक्टर। ठीक है, वो जो सेल होगी, पब्लिक ऑक्शन होगी, कलेक्टर के ऑफिस होगी या किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे कलेक्टर कहेगा। आगे 93 कहता है, 93 इंडेमनिटी ऑफ द पब्लिक सर्वे विद द कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन। कहता है आ रेवेन्यू ऑफिसर, a revenue officer shall not be answerable for any error, misstatement, or omission in proclamation unless he is made dishonestly। सपोज के ये इश्तिहार दिया गया है, ठीक है, इस पे जो मकान है, मकान 10 मरले की जगह उन्होंने लिख दिया है 8 मरले। ठीक है, या उन्होंने जो ये जो है मुरबा फिट 590 की जगह उन्होंने 690 लिख दिया है। ठीक है, या उन्होंने डेट जो लिखनी थी 29 और डेट लिख दिया है 29/3, उन्होंने डेट लिख दिया है 29/6। ठीक है, तो ऐसी कोई एरर या कोई मिस स्टेटमेंट होती है तो कलेक्टर जो होगा उसका आंसरेबल नहीं होगा। ठीक है, उसका आंसरेबल नहीं होगा। हाँ, अगर वो गुड फेथ में करता है तो, अगर डिसऑनेस्टली करता है देन उस पे वो उस पे प्रोसीडिंग हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो गुड फेथ करता है, मतलब उसको उसकी कोई मैलाफाइडी नहीं है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, तो देन उस पे कोई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब उसका कोई ये नहीं समझा जाएगा कि उसका कोई कसूर है। आगे आगे जी पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कहता है ऐप कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन शैल बी सर्व टू डिफॉल्टर। अब पीछे हमने पढ़ा था कि मिस लुबना ने 5 एकड़ का वो देना है आपका
सपोज के राना हारून साहब ने लैंड रेवेन्यू देना है, लैंड रेवेन्यू इन्होंने पे नहीं किया, इनको अरेस्ट किया गया, फिर भी नहीं पे किया, इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, फिर भी नहीं किया, मूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी, फिर भी पूरा नहीं हुआ, अब इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो रही है। ठीक है, तो पब्लिक ऑक्शन हुई और मतलब प्रोक्लेमेशन आ गया, ये प्रोक्लेमेशन है। ठीक है, अब ये जो प्रोक्लेमेशन है इसमें राना हारून साहब की जो प्रॉपर्टी है वो मेंशन की गई है कि जी मकान नंबर फलां है, ये मकान नंबर फलां है और 2 दुकानें हैं वो हमने सेल करनी है। ठीक है, तो ये प्रोक्लेमेशन का ये जो ऑर्डर है एक इसी राना हारून साहब को भेज दिया जाएगा, मतलब डिफाल्टर को भेज दिया जाएगा। दूसरा दूसरा वो अफिक्स किया जाएगा कलेक्टर या तहसीलदार के ऑफिस में। ठीक है, कलेक्टर या तहसीलदार के ऑफिस में वो अफिक्स कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। और अ, उसके बाद वो कहता है या एंड शैल आल्सो बी पोस्ट टू कलेक्टर, और उसके बाद एक जो है कलेक्टर को भी पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, एक कलेक्टर को भी पोस्ट किया जाएगा। आगे कहता है दो, द प्रोक्लेमेशन शैल बी फर्दर पब्लिश्ड इन मैनर 26, इन मैनर 26 सच कलेक्टर बी थिंग्स एक्सपीडियंट। अब देखें कि सॉरी वो 26 के हमने पीछे पढ़ा था 26 में कि जब ज्यादा क्लेमेंट होंगे, ज्यादा अप्लीकेंट होंगे, ठीक है, या किसी ज्यादा लोगों को बुलाना हो तो सेपरेटली 24 का समन करने की बजाय पुलिस जो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो कलेक्टर एक प्रोक्लेमेशन भी इशू कर सकता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जी अब ये प्रोक्लेमेशन वो जो है अगर वो मुनासिब समझता है, ठीक है, तो ये आपका जो इश्तिहार है प्रोक्लेमेशन के थ्रू भी इशू किया जाएगा कि किसी ने अगर ये लेना है, तो मतलब ये क्या होती है, ये पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होती है, ये जो सेल है पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होती है। पीछे ये लिखा हुआ है, ये नीलाम आम, नीलाम आम का मतलब क्या है कि जी आपका ये पब्लिक ऑक्शन है, कोई भी बंदा आके ले सकता है। यहाँ पे वो एक मतलब रिजर्व प्राइस वो बता देते हैं कि जी ये उन्होंने रखा है कि जी रिजर्व प्राइस मतलब बोली यहाँ से स्टार्ट होगी। दो दुकानों का 1,42,71,000 से हमने बोली स्टार्ट करनी है, यहाँ से ऊपर जिसने ज्यादा हाईएस्ट बिडर को पे की मतलब सेल कर दी जाएगी। इसी तरह मकान 10 मरले का 2 करोड़ का, तो उसमें भी हाईएस्ट बिडर को पे की जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी ये पब्लिकेशन देने का मतलब यही होती है, जो 26 के साथ ही के तहत ही ये पब्लिकेशन दिया गया है। ठीक है, कि मैक्सिमम लोग आए और ज्यादा से ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी सेल की जा सके। आगे कहता है कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन में बी पोस्टेड टू ऑफिस ऑफ यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल को भी भेजा जा सकता है। आगे है टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल, टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल कहता है दिस सेल शैल नॉट टेक प्लेस ऑन फ्राइडे एंड हॉलीडे। पहले आप देखते हैं ये 1967 का है, तो आप देखते थे कि मेरा ख्याल है 2000 से पहले फ्राइडे को भी हमारी छुट्टी होती थी, संडे नहीं होती थी, फ्राइडे छुट्टी होती थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ्राइडे और किसी हॉलीडे, हॉलीडे जैसे ईद का दिन है या 14 अगस्त है या आपका 1 मई है, इन दिनों को नहीं होगी आपकी मतलब सेल पब्लिक ऑक्शन नहीं होगी एंड एक्सपायरी ऑफ एट लीस्ट 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन वर्ड पोस्टेड टू कलेक्टर। मतलब जब आपकी प्रोक्लेमेशन हुई है, ठीक है, वो जब प्रोक्लेमेशन हुई है और प्रोक्लेमेशन कलेक्टर को भेजी गई है, उसके 30 दिन बाद होगी सेल, उसके 30 दिन बाद आपकी मतलब वो बोली होगी। ठीक है, सपोज के ये ऐड आया है आपका, ऐड आया है 1/2/2021 को, ठीक है, या 1/3/2021 को, तो आपका 30 दिन बाद मतलब 29/3 को होगी। तो ये आपका वो उन्होंने बता दिया कि जी जब इश्तिहार आएगा उसके 30 दिन बाद बोली होगी, उससे पहले नहीं होगी। कहता है जी सेल शैल बी बाई ऑक्शन,
and shall be conducted either by collector or revenue officer appointed by this behalf। ठीक है, आप ये कलेक्टर खुद कर सकता है या फिर आपका कलेक्टर कोई बंदा कोई रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा, मतलब किसी तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को या किसी और सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, सेल कलेक्टर खुद करवाएगा या अपना कोई बंदा रखेगा वो करेगा। आगे कहता है पावर टू पोस्टपोन दी सेल के कलेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन दी सेल फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन के वो आपकी सेल पोस्टपोन भी कर सकता है कलेक्टर, किसी भी वजह से वो कलेक्टर जो है सेल भी पोस्टपोन भी कर सकता है। आगे कहता है सेल ऑफ स्टे ऑफ सेल, कहता है इफ एट एनी टाइम बिफोर बिडिंग द ऑक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है, the defaulter or any person having interest in land or in movable property pay the area in respect of which property has proclaimed for sale together with the cost incurred the recovery thereof। The collector conducting the sale or prove the satisfaction of that officer has already for the same as place and manner prescribed in 76 into the government treasury he shall stay the proceeding। ठीक है, सिंपली वो कहता है कि जी आपका कोई भी बंदा जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है, जैसे राणा अरुण साहब की प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उनका कोई भाई आ जाता है, उनके वालिद साहब आ जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी हमारा इसमें इंटरेस्ट है, वो उसकी आपका प्रोक्लेमेशन का एक्सपेंस और प्रोक्लेमेशन की जो एरियल्स की अमाउंट है, ठीक है, एरियल्स की अमाउंट और प्रोक्लेमेशन की जो कास्ट है वो पे कर देते हैं, तो ये जो आपकी प्रोक्लेमेशन है ये स्टे हो जाएगी, मतलब जो सेल हो रही है ये स्टे कर देंगे। ठीक है, ये सेल स्टे कर देंगे। आगे कहता है व्हेन द हाईएस्ट बिड एंड एक्शन हैज बीन असर्टेन। अब प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो हाईएस्ट बिड लगाते हैं फरज साहब, ठीक है, हाईएस्ट बिड लगाते हैं फरज साहब। अब देखें रिजर्व प्राइस, सपोज के ये आपकी दो दुकानों की हाईएस्ट प्राइस है 1 करोड़ 42, मतलब रिजर्व प्राइस मतलब बोली यहाँ से स्टार्ट होगी 1 करोड़ 42 लाख है, ठीक है, और ये आपके हाईएस्ट बिड लगाते हैं आपके दूसरे ये फरज साहब हाईएस्ट बिड लगाते हैं, उन लोग कहते हैं कि 1.5 करोड़, ठीक है, आपका 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 42 लाख से शुरू हो रहा है तो ये 1.5 करोड़ कह देते हैं या 2 करोड़ कह देते हैं, हाईएस्ट बिडर यही है। तो ये क्या करेंगे 25% वो उसी टाइम जमा करवाएंगे, ठीक है, 25% उस सेल प्राइस का उसी टाइम जमा करवाएंगे, बाकी प्राइस के लिए इनको 30 दिन दिए जाएंगे, 30 दिन में आपका ये बाकी अमाउंट पे करेंगे तो इनके नाम एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि जी ये प्रॉपर्टी अब इनके नाम है और पोजेशन भी इनको दिलवाया जाएगा। कल को अगर ये हाईएस्ट बिड लगाते हैं 25% पे कर देते हैं, बकाया जो 70% पे नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा दोबारा प्रोक्लेमेशन होगी और दोबारा कल को अगर वो सेल होती है ज़्यादा तो इनसे सिर्फ प्रोक्लेमेशन की अमाउंट पे की जाएगी। अगर सेल हो जाती है कम, सपोज कि इन्होंने हाईएस्ट बिड लगाई थी 2 करोड़, कल को वो सेल हो जाती है 2 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख, 10 लाख कम हो जाती है तो 1 करोड़ 10 लाख इनसे लिया जाएगा, इन्होंने जो सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है वहां से डिडक्ट कर लेंगे या फिर उनसे ऐसे लेंगे जैसे लैंड रेवेन्यू ले जाता है। ये मैं आपको एक सरसरी ओवरव्यू दिया है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, 95 के जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलर टू पे डिपॉजिट, वो जो मैं आपको बताया है। कहता है इफ पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिड, अब फराज साहब ने हाईएस्ट बिड लगाई है, फेल टू पे डिपॉजिट 98 में जो 25% है, द प्रॉपर्टी फोर्थ विद बी पुट अगेन sold and all expenses attending first and deficiency if happen may be recovered from the
फ्रॉम द हिम बाई द कलेक्टर एज एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, के जो अगर बाद में ये पे नहीं कर पाते तो इनसे एक तो एक्सपेंसेस लिए जाएंगे जो आपके ऑक्शन के होते हैं, जो इश्तिहार वगैरह दिलाना या बिड के लिए बुलाना, अटेंड करना, इंतजाम, वो। उसके बाद अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, सपोज के हाईएस्ट बिड उन्होंने 2 करोड़ लगाई है, कल को कोई बंदा आता है वो 1 करोड़ 90 लाख तक हाईएस्ट बिड लगती है, सेल होती है, तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है 10 लाख की, वो भी वही बंदा पे करेगा जो अमाउंट पे नहीं कर पाता। इसी तरह टाइम फॉर फुल पेमेंट का टाइम आपको जो 30 दिन का दिया जाता है, क्लोज ऑफ 30th